अस्सलाम वालेकुम। ओमिक्रॉन क्या चीज़ है, किस बला का नाम है, वायरस क्या होता है, बेसिक लेवल से लेकर डीप लेवल तक समझेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा कर सके, ताकि जो भी स्टूडेंट्स हो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कुछ तैयारियां कर रहे हो उनको काफ़ी नॉलेज इससे मिल सके। करंट इशू है। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ वायरस। वायरस किस चीज़ को कहते हैं। देखो, वायरस छोटे छोटे पार्टिकल्स है, इतने छोटे कि इसको हम आंख से तो दूर किसी आम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। इसको बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा ताकि इसको हम अच्छी तरह से देख और समझ सके। वायरस को इतना छोटा जर्रा है ये पार्टिकल। अब वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है, जानदार है या बेजान है। तो लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट करने के लिए 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हम साइंस में इस्तेमाल करते हैं। साइंस के अंदर हम 7 खुसूसियात ऐसे इस्तेमाल करते हैं जिससे हम ये पता लगाते हैं कि ये चीज लिविंग है, जानदार है या नॉन लिविंग है, बेजान है। और उन 7 खुसूसियात में से सबसे अहम खुसूसियत जो है वो है रिप्रोडक्शन, पैदावार, अपने नस्ल को पैदा करना। हाइब्रिड और बायो इंजीनियर्ड स्पीशीज को छोड़कर जो नेचुरल स्पीशीज है, इस पर अगर हम रिप्रोडक्शन का ये खुसूसियत अप्लाई करें तो हमको पता लग सकता है कि ये चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है। मतलब जो स्पीशी अपने नस्ल को पैदा करता है, बढ़ाता है, अपने बच्चे को पैदा कर सकता है, रिप्रोडक्शन करता है, उसको हम कहते हैं लिविंग। और जो चीज रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, अपने बच्चों को पैदा नहीं कर सकता, उसको हम कहते हैं नॉन लिविंग। फॉर एग्जांपल, ये मार्कर है, ये अपने बच्चों को पैदा नहीं कर सकता। आपने कभी भी ये नहीं देखा होगा कि आप कल रात इस मार्कर को टेबल पर छोड़कर गए, सुबह आ गए और वहां पर 2 छोटे छोटे मार्कर इसके पास पड़े थे, मतलब इसके बच्चे थे। तो ये बच्चे नहीं, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। कुर्सी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, मेज रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। ये तमाम के तमाम चीजें नॉन लिविंग है। जब गाय, भैंस, मेंढक, सांप, कुत्ता, चिड़िया, पौधे, इंसान, ये सब के सब अपने बच्चों को पैदा कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, तो हम कहते हैं कि ये लिविंग है। तो रिप्रोडक्शन के बुनियाद पर हम डिफिनीशन कर सकते हैं कि कोई स्पीशी लिविंग है या नॉन लिविंग है। नेचुरल स्पीशीज की मैं बात कर रहा हूं। तो यही डिफिनीशन अगर रिप्रोडक्शन हम उठाकर वायरस पर तोप दे, इस पर अप्लाई कर दे, इसकी पता लगाने के लिए कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो इसको हम देखते हैं। जब वायरस एक लिविंग सेल के अंदर, एक जानदार खुलिये के अंदर, एक जानदार चीज के अंदर, मतलब एक इंसान या जानवर या पौधे के अंदर होता है, तो ये वायरस बहुत तेजी के साथ अपने औलाद को पैदा करता है, मतलब रिप्रोडक्शन कर सकता है। और थोड़े मिकदार में भी नहीं, लाखों में, करोड़ों में अपने बच्चों को पैदा कर सकता है। तो इसका मतलब वायरस रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो अगर वायरस रिप्रोडक्शन कर सकता है तो इसका मतलब वायरस लिविंग है। जब वायरस एक लिविंग सेल के अंदर हो, एक जानदार चीज के अंदर हो, तो अपने बच्चों को पैदा कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, तो मतलब लिविंग है। और जब यही सेम वायरस को हम उठाए और एक लिविंग सेल से बाहर रख दे, आम खुले माहौल में रख दे, जानदार चीज के अंदर ना हो वायरस, जानदार चीज के बाहर हो, लिविंग सेल के बाहर हो, तो ये सैकड़ों सालों में भी अपने बच्चों को पैदा नहीं कर सकता, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो जब रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता तो इसका मतलब अब ये नॉन लिविंग हो गया। रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता तो नॉन लिविंग हो गया। तो ये वाहिद वो नमूना है इस दुनिया का, प्रियंस और ये वायरसेस और वायराइड्स, जिसको ना तो हम लिविंग में रख सकते हैं ना हम नॉन लिविंग में रख सकते हैं। इसलिए इस वायरस को हमने बॉर्डर लाइन पर रख दिया है, ना लिविंग ना नॉन लिविंग। ये हुआ वायरस। अब वायरस के बहुत से अकसाम है, सैकड़ों, हजारों, लाखों अकसाम है। फॉर एग्जाम्पल, पोलियो एक वायरस है, HIV एक वायरस है, एड्स एक वायरस है, वायरल डिजीज है, रेबीज वो पागल कुत्ता जो काटता है, वायरल डिजीज है, वायरस से होता है, डेंगू वायरस है। तो बहुत से अकसाम वायरस के मौजूद है। इसी तरह ये अपना एक भी कोरोना वायरस भी है, इसका एक किस्म है कोरोना वायरस, इन्हीं वायरसेस की तरह। अब ये कोरोना वायरस का नाम ये हमारी यंग जनरेशन और हम खुद सुन चुके हैं 2019 में, लेकिन ये डिस्कवर 2019 में नहीं हुआ। इसकी डिस्कवरी हुई थी 1965 में, 1965 में, जब इंडिया और पाकिस्तान का जंग चल रहा था। उस वक्त जब हम लड़ रहे थे ना, तो अंग्रेज साइंस के अंदर डूबे हुए थे, इसलिए अंग्रेज आजकल इतने आगे चले गए हैं। 1965 में कोरोना वायरस की डिस्कवरी हो चुकी थी। अब देखो, वायरस के अंदर वायरस चूंकि ज्यादा मिकदार में रिप्रोडक्शन करता है, लाखों की तादाद में अपने बच्चों को पैदा करता है, तो इसमें बहुत से बच्चे इसके ऐसे होते हैं जो इसकी जेनेटिक आइडेंटिटी, जेनेटिक कॉपी नहीं होती। मतलब वो बच्चा वायरस अपने वालिद वायरस से तब्दील हो जाता है।
इसी तब्दीली को हम कहते हैं मोटेशंस, और उस तब्दील वायरस को हम कहते हैं न्यू वेरिएंट या म्यूटेंट। देखो सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपको समझाऊं तो अपने मोबाइल को लेकर कीपैड को खोलकर आप 500 बार कोरोना वायरस लिख कर दिखाओ, थोड़े से वक्त में आपके साथ लिमिटेड टाइम है, कोरोना वायरस लिख कर दिखाओ, कोरोना वायरस कोरोना वायरस कोरोना वायरस कोरोना वायरस लिखो 500 बार। ज्यादा चांसेस है कि 500 बार में, ज्यादा नहीं हो तो 5 बार तो आप कोरोना का स्पेल गलत लिखेंगे जब बार बार लिख रहे हो, कभी आर पीछे ओ आगे, कभी आर आगे ओ पीछे। तो इसी तरह इन 500 बारों में से जिस बार पर आपका स्पेलिंग गलत हो गया वो एक न्यू वेरिएंट बन गया, इसी को हम कहते हैं मोटेशन। इसी तरह वायरस के अंदर होता है। वायरस चूंकि लाखों की तादाद में अपने औलाद को पैदा करता है तो बहुत से औलाद में इसके अमाइनो एसिड का सीक्वेंस रद्द बदल हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, तो एक नया वायरस वजूद में आ जाता है। वही नया वायरस है न्यू वेरिएंट, न्यू म्यूटेंट। अब ये वायरस चूंकि 1965 में डिस्कवर हो गया वायरस, तो लाखों मोटेशन से ये गुजरा चुका होगा। मोटेशंस, बहुत से मोटेशंस इसमें हो चुके होंगे। अब बहुत से लाखों मोटेशंस में इसके लाखों नए नए वायरस बन चुके होंगे, लेकिन हम सारों को स्टडी नहीं करते। जरूरत ही क्या है सारों को स्टडी करने के लिए? हम स्टडी वही करते हैं जिनको स्टडी करने की हमारी जरूरत होती है, मतलब जो हमको नुकसान पहुंचाता है। तो इंपॉर्टेंस का पॉइंट तो वो बन गया, अब उसको स्टडी करके उससे निजात तो हमको दिलानी होगी अपने आप को और बाकी इंसानियत को। तो इसी तरह ये कोरोना वायरस लाख मोटेशंस कर चुका है, लाख इसके नए वेरिएंट्स बन चुके हैं, लेकिन जो खतरनाक थे उनको हम स्टडी कर चुके हैं। उनमें से कुछ मैं यहां पर लिख चुका हूं। 2002 में इसी कोरोना वायरस का एक खतरनाक किस्म सार्स चाइना में निकल चुका था। सब कुछ चाइना में निकल रहा है, क्योंकि चाइना वाला तो ये देखता नहीं कि ये चल क्या रहा है, मेंढक है, सांप है, कीड़ा है, मकोड़ा है, कुत्ता है, कुछ भी खा लेता है, सारी बीमारियां वहां से फैलती है। सो ये सार्स वहां से निकल गया है चाइना 2002 में। इसी तरह मर्ज, इसी कोरोना वायरस का एक नया म्यूटेंट था मर्ज, सऊदी अरेबिया में निकल गया था 2012 में। ये भी खतरनाक था, फैल गया था काफी। और ये अपना वाला कोविड-19 जिसकी वजह से हम अपना सर मार रहे हैं, तो ये कोविड-19 चाइना में 2019 में डिस्कवर हुआ था। नाम इसका WHO ने कोविड-19 रखा था। CO का मतलब कोरोना, VI का मतलब वायरस, D का मतलब डिजीज, 19 का मतलब 19, कोरोना वायरस डिजीज 2019। ये WHO ने नाम दिया कि कोरोना वायरस का एक नया किस्म है, बीमारी इसने फैला रखी है, सारी दुनिया को बंद रखा है, सारी दुनिया को परेशान कर रखा है इस छोटे से चीज ने, वायरस ने। इसको उन्होंने नाम दिया कोविड-19। अब देखो यहां पर जिस तरह कोरोना वायरस में म्यूटेशन हुई, लाखों करोड़ों म्यूटेंट्स बन चुके हैं, इसी तरह ये जो नया म्यूटेंट था इसका कोविड-19 2019 में आ गया है, उसके अंदर भी सैकड़ों मोटेशंस हो चुके हैं, कई को हम देख चुके हैं। तो कोविड-19 भी इसी तरह अपने कोरोना वायरस की, अपने आबाओ अजदाद की तरह मोटेशन से गुजर रहा है। तो कई इसके अकसाम हमने खुद देखे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर कुछ मैं लिख चुका हूं। यूके के अंदर आ गया था जिसको हम अल्फा वायरस कहते थे, इंडिया के अंदर आ गया जिसको हम कप्पा वायरस कहते थे, डेल्टा वायरस कहते थे, इसी तरह अफ्रीका के अंदर आ गया बीटा हम कहते थे। इनके साइंटिफिक नाम B117, B167.2 ये थे। अब साइंटिफिक नाम तो हर कोई नहीं बोल सकता था, ये कौन याद रखेगा? साइंटिफिक नाम बहुत जरूरी होता है ताकि दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी बोलने वाले जुबान का साइंसदान हो वो इसको पहचान सके। तो साइंसदान तो साइंटिफिक नेम ही बोलेंगे, लेकिन WHO ने सोचा कि आम लोगों के लिए कोई ऐसा नाम तजवीज़ किया जाए जो वो आसानी के साथ बोल सकते हैं। तो उन्होंने ये लैटिनिक जो लेटर्स है वो दे दिए, अल्फा, बीटा, गामा, कप्पा, डेल्टा वगैरह। तो इसी तरह से अब साउथ अफ्रीका के अंदर इसी कोविड-19 का एक नया म्यूटेंट बन गया है। वो म्यूटेंट है B11529 जिसको नाम दिया गया है ओमिक्रॉन। यही ओमिक्रॉन नया वायरस है, ओमिक्रॉन। अब देखो ये मोटेशंस होते कहां पर है, इसके लिए आपको वायरस का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। वायरस का स्ट्रक्चर होता इस तरह से है। ये इसको नाम भी कोरोना इसलिए दिया गया क्योंकि इसका शक्ल क्राउन जैसा है, तो नाम इसका कोरोना रख दिया गया। तो ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल है। इसी जेनेटिक मटेरियल को जब ये सेल के अंदर दाखिल करता है तो अपने औलाद को पैदा कर सकता है। मतलब सबसे खतरनाक चीज जो वायरस के अंदर है वो यही जेनेटिक मटेरियल है। इसके ऊपर ये जो काला दिख रहा है ये है कैप्सिड प्रोटीन। इसका कवर जो जेनेटिक मटेरियल को कवर करके रखता है। और ये जो स्पाइक्स दिखते हैं इसको हम कहते हैं स्पाइक्स। यही स्पाइक
चाबी का काम करता है जब ये अपने जेनेटिक मटेरियल किसी सेल के अंदर को दाखिल करने के लिए ये स्पाइक इसकी मदद करता है। देखो, सेल के इर्द गिर्द जो होता है मेम्ब्रेन, उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। उसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। यही सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है? जो काम स्कूल का एक गेटकीपर करता है। गेटकीपर देखता है कि स्कूल के अंदर कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता, कौन पराया है जिसको हम स्कूल के अंदर आने नहीं देंगे, कौन स्कूल का अपना है, टीचर है, स्टूडेंट है जिसको हम स्कूल के अंदर आने देंगे। यही चीज सेल मेम्ब्रेन करता है। सेल मेम्ब्रेन देखता है कि कौन सा चीज सेल के अंदर जाना चाहिए, उसको रास्ता देता है कि जाओ। जिसको अंदर नहीं जाना चाहिए उसको मना करता है कि तुम मत आओ, तेरी जरूरत अंदर नहीं है। यही काम सेल मेम्ब्रेन करता है, यही काम सेल मेम्ब्रेन करता है। ठीक है, अब इस सेल मेम्ब्रेन से निकले हुए कुछ लाइपोप्रोटीन, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं। जब कोई चीज सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जा सकता, सेल मेम्ब्रेन उसको रोक लेता है कि तुम अंदर मत आओ, तेरी जरूरत नहीं है। वही चीज सिफारिश ले आता है इन्हीं रिसेप्टर्स के थ्रू। वो चीज आकर इन्हीं रिसेप्टर्स के साथ अटैच हो जाता है। अगर अटैच हो गया तो इसका मतलब ये चीज अंदर चाहिए, तो फिर यही रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन से रिक्वेस्ट कर लेता है कि इसको अंदर जाने दीजिए, अंदर इसका काम है। तो सेल मेम्ब्रेन उसको अंदर जाने देता है, इजाजत देता है। इसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, अब देखो, ये वायरस बड़ा होशियार है। इसके पास जो ये अपने स्पाइक्स है, ये कैप्सिड प्रोटीन के इर्द गिर्द इसके ये जो सिर निकले हुए हैं, ये स्पाइक्स इस सेल के इन रिसेप्टर्स के साथ अटैच हो सकता है। ये सेल जो है इनके रिसेप्टर्स के साथ अटैच हो जाता है, फिट इन हो जाता है। तो जब फिट इन हो जाता है तो सेल मेम्ब्रेन को लगता है कि यार ये तो अपना आदमी था, मैं एवी बदतमीजी कर रहा था, इसको नहीं छोड़ रहा था। तो ये इसको रास्ता देता है, जेनेटिक मटेरियल को कहता है कि चलो अंदर चलो, आपको इजाजत है। अब ये जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर चला जाता है। जब सेल के अंदर चला जाता है तो सेल के अंदर ये फिर बवाल मचा देता है पूरा। देखो, सेल के अंदर होता है एक ऑर्गेनेल जिसको हम कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम क्या काम करता है? प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन को तैयार करता है। सेल जब माइटोसिस के थ्रू अपने जैसे दूसरे सेल्स को पैदा करता है, एक सेल से दो सेल, 2 से 4, 8, 16, 32, 64, इस तरह माइटोसिस के थ्रू सेल्स अपने आप को डिवाइड करता रहता है, नए नए सेल्स को पैदा करता रहता है। तो उस पैदाइश के लिए जिन प्रोटीन्स की जरूरत है, जो प्रोटीन जिस सीक्वेंस में चाहिए कि हाँ उसको ये बताया जाए, उसके अंदर ये ऑर्डर डाल दिया जाए कि ये सेल इस तरह से होना चाहिए, वही काम करता है डीएनए ऑर्डर को देने का। और जब ऑर्डर आ जाए तो उसी ऑर्डर के मुताबिक प्रोटीन्स को तैयार करना, ये काम करता है राइबोसोम। इस राइबोसोम की एग्जांपल जस्ट लाइक अ फोटोस्टैट मशीन, फोटोस्टैट निकालता है, प्रोटीन्स तैयार करता रहता है कि इस सेल के बनाने के लिए जो प्रोटीन्स चाहिए, इसके औलाद को पैदा करने के लिए वही मैं बनाऊंगा, ऑर्डर देता है डीएनए। अब ये जेनेटिक मटेरियल जो वायरस का है, स्पाइक तो यहाँ पर फिट हो गया। जब फिट हो गया तो सेल मेम्ब्रेन को लगा कि अपना आदमी है, तो जेनेटिक मटेरियल आरएनए को अंदर आने दिया। आरएनए जब अंदर घुस जाता है तो सीधा खुद को पहुंचाता है इसी मशीन के पास, राइबोसोम के पास। अब राइबोसोम जब देखता है तो उसको तो अजीब सा लगता है, लेकिन राइबोसोम को पता है कि बाहर तो सिक्योरिटी गार्ड बैठे हैं, रिसेप्टर्स है, सेल मेम्ब्रेन है। जब उन्होंने आने दिया तो उन्होंने काफी चेकिंग की होगी, तो शायद अपना ही बंदा हो। तो ये इसी जेनेटिक मटेरियल आरएनए से ये राइबोसोम कापियां स्टार्ट करना शुरू कर देता है। ये आरएनए आकर राइबोसोम से कहता है कि चलो स्टार्ट कर लो, मुझसे कापियां निकालो, शाबाश 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 शाबाश। तो ये आरएनए यहां पर राइबोसोम के पास जब आता है तो ये राइबोसोम अब अपने सेल की कापियां को छोड़कर इस वायरस के अंदर जो आरएनए है उन्हीं आरएनए की कापियां करना स्टार्ट कर देता है। तो बहुत से तादाद में जब इस वायरस की आरएनए जो है उसकी कॉपीज इन सेल के अंदर बन जाती है तो ये सेल पट जाता है तो बहुत से वायरस इस सेल से बाहर निकल आते हैं तो हर एक वायरस पर जाकर अलग अलग सेल पर हमला आवर हो जाता है, अलग अलग खुलिये पर हमला करता है और उन्हीं के साथ यही अमल फिर से दोहराता है। उनसे भी बहुत वायरसेस निकलते हैं, इसी तरह हमारे अंदर सेल्स खत्म होते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। इसी तरह से ये अटैक करता है ये वायरस। अब देखो, हम कोरोना के दौरान सैनिटाइजर हम लगाते थे ना हाथ पर, तो सैनिटाइजर क्या काम करता था? ये वायरस है, ये वायरस, इस वायरस का ये इसके बाल है, ठीक है, स्पाइक्स है, बाल है। अब जब हम सैनिटाइजर लगा देते हैं तो सैनिटाइजर सीधा आकर इसके स्पाइक को उकालता था, यहां पर इसके स्पाइक को उकालता था। जब इसके स्पाइक को उकालता था तो अब ये बन गया टकला। जब ये टकला बनता था तो अब अगर इसी वायरस को हम सांस के थ्रू अंदर ले जाते
तो ये सेल्स के पास जब आता तो सेल मेम्ब्रेन की मन्नतें करता कि मुझे अंदर जाने दो, तो सेल मेम्ब्रेन तो इसे अंदर जाने नहीं देता। रिसेप्टर के साथ ये अटैच नहीं हो सकता क्योंकि स्पाइक नहीं है। तो अब ये कोरोना वायरस किसी काम का भी नहीं है, हमें कुछ नहीं कह सकता। तो सैनिटाइजर ये करता था। अब सैनिटाइजर तो इसका परमानेंट हल है नहीं, क्योंकि सिर्फ हाथ से वो सैनिटाइजर, वह हाथ पर जो कोरोना वायरस था उसके स्पाइक्स हट गए हैं। जो हवा में है, जो खाने पीने अशिया के चीज़ों में है, बर्तनों में है, उनके साथ हम क्या करेंगे? तो वैक्सीन की ज़रूरत लाजमी थी। वैक्सीन क्या चीज़ है इसके बारे में इंशाल्लाह फिर लेक्चर दे देंगे। तो इसी तरह से ये स्पाइक इस सेल पर हमलावर होता है। अब देखो, इसी स्पाइक के अंदर ये मोटेशंस जो होते हैं ये इसी स्पाइक के अंदर होते हैं। ये जो है ये वेरिएंट सबसे खतरनाक जो वेरिएंट है, इसके स्पाइक के अंदर तकरीबन 9 मोटेशंस हुए थे। 9 मोटेशंस। ये अल्फा के अंदर तकरीबन 7 मोटेशंस हुए थे, इनके स्पाइक्स के अंदर 7 मोटेशंस। ये ओमिक्रॉन जो है इसके अंदर 34 मोटेशंस हो चुके हैं। इसके एक स्पाइक के अंदर 34 मोटेशंस हो चुके हैं। इसलिए आपको दिख रहा है कि जो लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं उनको भी ये ओमिक्रॉन बीमार कर रहा है। देखो, वैक्सीन जब हम लेते हैं तो वैक्सीन एंटीबॉडीज तैयार करता है। एंटीबॉडीज क्या करता है? जब ये वायरस आकर सेल पर हमलावर होने वाला होता है, ये अपने स्पाइक को इस रिसेप्टर में फिट करने लगता है। तो इससे पहले इसी के स्पाइक के अंदर एंटीबॉडी आकर अटैच हो जाता है। तो एंटीबॉडीज जब आ जाते हैं तो इसके साथ भी अटैच हो जाता है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, सारों के साथ एंटीबॉडीज अटैच हो जाते हैं। जब सारों के साथ एंटीबॉडीज अटैच हो जाते हैं तो अब उनके साथ ये मौका है ही नहीं कि वो आकर रिसेप्टर में अटैच हो जाए, क्योंकि उनका मुंह बंद हो गया है, यहां पर अब फिट नहीं हो रहा। तो एंटीबॉडीज इसी तरह से एक वायरस को कवर कर देती है हमारे अंदर जो एंटीबॉडीज होती है, और वायरस पर हमला नहीं कर सकता। ये काम करता है एंटीबॉडीज, और वैक्सीन एंटीबॉडीज को ही तैयार करता है उस वायरस को देखकर जो वायरस हमला और हुआ है उसके स्पाइक को देखकर। अब उसके स्पाइक्स जो हैं उसमें 34 मोटेशंस हो गई, मतलब तकरीबन मुकम्मल तौर पर वो स्पाइक बदल गया। तो अंदर अब जो एंटीबॉडीज है वो एंटीबॉडीज इस स्पाइक को पहचान ही नहीं सकती, तो इस स्पाइक के साथ अटैच ही नहीं हो सकती, फिट ही नहीं आ सकती। जब नहीं आ सकती तो ये स्पाइक बच गया। जब स्पाइक बच गया तो यही स्पाइक जाकर फिर से रिसेप्टर में फिट हो जाएगा, तो सेल के अंदर चला जाएगा। 34 मोटेशन से इसीलिए वैक्सीनेटेड लोग भी बीमार हो रहे हैं। तो वैक्सीन बाज़ औक़ात काम कर रहा है, बाज़ औक़ात काम नहीं कर रहा, तो हम वैक्सीन को भी मॉडिफाई करेंगे। अब देखो, इसी तरह से ओमिक्रॉन हमला करता है। अब एंड ऑफ कोरोना, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये कोरोना का एंड साबित हो सकता है ये ओमिक्रॉन। क्यों? ये साइंसदानों के मुताबिक एक नेचुरल वैक्सीन सा साबित हो सकता है। नेचुरल वैक्सीन सा क्यों? क्योंकि ये डेल्टा के निस्बत, ये देखो रिसर्च हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में। सैंपल लोगों का, पेशेंट्स का लिया गया, डेल्टा का भी ओमिक्रॉन का भी, उस पर ये रिसर्च कंप्लीट हो गई है। ओमिक्रॉन जो है सबसे खतरनाक कोरोना का जो किस्म है वो है डेल्टा। उस डेल्टा के निस्बत 65% कम खतरनाक है। 65% कम खतरनाक है, मतलब कमजोर है। ये ओमिक्रॉन 65% डेल्टा के मुकाबले में कमजोर है। तो कमजोर जब अंदर चला गया तो हमारा वजूद तो उससे लड़ पाएगा नेचुरल इम्यूनिटी के थ्रू। जब नेचुरल इम्यूनिटी के थ्रू उससे लड़ पाएगा तो थोड़ी सी बीमारी तो आएगी। तो जब बंदा ठीक हो जाएगा तो नेचुरल उसकी इम्यूनिटी इतनी बढ़ चुकी होगी कि अगर कल को कोई दूसरा म्यूटेंट डेल्टा अल्फा जिनके मोटेशंस भी इससे कम है वो उठकर अंदर दाखिल हो जाए तो अंदर बहुत सी आर्मी क्रिएट हो चुकी होगी, एंटीबॉडीज होंगे, उसको वहीं पर टपका कर ख़त्म कर देंगे। दूसरा जो रिसर्च हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिजीजेज, वो कहते हैं अपनी रिसर्च में कि जिसको ओमिक्रॉन हो जाए तो 70% कम चांस है कि वो सख्त बीमार हो जाए। 70% कम चांस है कि वो सख्त बीमार हो जाए। क्यों ऐसा होगा? उस पर रिसर्च किया यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल ने, चूहों पर तजुर्बा किया। देखो, सख्त बीमारी तब होती है जब हम वायरस को इनहेल करके अपने लंग्स तक पहुंचाते हैं। लंग्स तक जब ये पहुंचा है तो लंग्स में नमूनिया काज करता है। नमूनिया में फ्लूइड होता है, फिर वो गैसियस एक्सचेंज वहां पर एल्वियोलाई में नहीं होता, तो नमूनिया इंसान को मार देता है। तो डिजीज सीवियर केस में चली गई, सीवियर डिजीज हो गई। ये रेट्स पर जब इन्होंने तजुर्बा किया तो जिन रेट्स में डेल्टा वायरस इंजेक्ट किया गया उनको नमूनिया हो गया, उनके लंग्स इन्फेक्ट हो गए। तो बाज तो रिकवर कर गए, बाज मर गए।
जिन चूहों के अंदर ओमिक्रॉन को इंजेक्ट कर दिया गया उनके गले और नाक को तो इन्फेक्शन पड़ गई, लेकिन लंग्स को नहीं पड़ी। तो साइंसदानों ने इससे ये अखज़ कर दिया कि ओमिक्रॉन के अंदर ये ताकत ही नहीं है कि वो लंग्स तक खुद को पहुंचा सके। जब वो खुद को लंग्स तक पहुंचा नहीं सकता तो वो इन्फेक्शन सिर्फ नाक और गले में करता है। तो ये डिजीज बीमारी सीवियर हद तक नहीं पहुंच सकती। इसीलिए ये बीमारी जो है ओमिक्रॉन से जो बीमारी लगती है वो सीवियर शदीद बीमारी नहीं होगी। जब शदीद नहीं होगी तो वो हमारे लिए एक नेचुरल वैक्सीन की तरह भी काम करती है। तो जब नेचुरल वैक्सीन की तरह काम करती है तो हर्ड इम्यूनिटी बन जाएगी। हर शख्स ओमिक्रॉन से हिट होकर उसकी अपनी एक इम्यूनिटी बन जाएगी। अपनी इम्यूनिटी बन गई तो अगले वाला लेयर जो है, अगले वाला कोरोना जो आकर इसके अंदर चला भी जाए तो इम्यूनिटी उसकी स्ट्रांग हो गई है, वो वैक्सीनेट हो चुका है, उसको कुछ भी नहीं कहेगा। तो शायद हो सकता है कि ये कोरोना का आखिरी लेयर साबित हो जाए और इसके बाद कोरोना असर ही ना करे। याद रखना, जो भी वायरस कम खतरनाक होता है, कम खतरनाक, ज्यादा खतरनाक नहीं, कम खतरनाक होता है, वो ज्यादा ट्रांसमिसिबल होता है, वो फैलता बहुत ज्यादा तेज है। ये अल्लाह का बनाया हुआ बैलेंस इकोसिस्टम है। जो वायरस खतरनाक होता है, ज्यादा खतरनाक होता है, इंसानों की जान ले सकता है आसानी के साथ, वो फैलता तेजी से नहीं है, तेजी से फैल नहीं सकता। लेकिन जो वायरस तेजी से फैलता है फिर वो खतरनाक कम होता है, ज्यादा खतरनाक नहीं होता। ये याद रखना, वायरस में ये अंदर ये खुसूसियत होती है वायरस के अंदर। तो ये ओमिक्रॉन जो है वो फैलता बहुत ज्यादा तेजी से है, मोस्ट ट्रांसमिसिबल है, इसीलिए ये कम खतरनाक है, लीस्ट डेंजरियस है। तो ये थी सारी मालूमात ओमिक्रॉन के बारे में। उम्मीद रखता हूँ पसंद आ चुकी होगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।